हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आई हूँ, फ्रांसीसी क्रांति। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोशिश करूँगी बहुत कम समय में और सही ढंग से आप सबको बता सकूँ। इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ पे एक घटना से हुई है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी। तो पहले हम इस घटना को समझेंगे और इसके बारे में डिटेल आगे बात करेंगे। 14 जुलाई 1789 की सुबह की घटना है। पेरिस नगर में डर का माहौल है क्योंकि सम्राट ने सेना को आदेश दे दिया था शहर में घुसने का, और ये अफवाह फैल गई थी कि सेना को ये भी आदेश दे दिया गया है कि नागरिकों पर गोलियां भी चलाई जाए। ये ऐसा सुन करके लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने जमा होते हैं और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। उसके बाद ये लोग हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवन में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। फिर ये सैकड़ों लोग पेरिस नगर के पूर्वी भाग में बास्तिल का किला था, उस पर आक्रमण कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बास्तिल के किले में इन्हें बहुत सारा गोला बारूद मिलेगा। हथियारों पर कब्जा करने की इस लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा जाता है। बास्तिल के किले में 7 कैदी थे और उन्हें भी छुड़ा लिया जाता है। वहाँ का जो सम्राट था उस समय, फ्रांस का जो सम्राट था, वो निरंकुश राजा था और उसकी निरंकुशता से लोग इतना घृणा करते थे। उसका गुस्सा उन लोगों ने बास्तिल के किले पर निकाला। बास्तिल के किले को बुरी तरह से इन लोगों ने ढा दिया और जो उसके अवशेष थे उसे बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इसे याद के रूप में संजो करके रखना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस में और देश के अन्य देहाती क्षेत्रों में संघर्ष चलता रहा। अब ऐसी स्थिति फ्रांस में क्यों आई, क्यों क्रांति का माहौल बना, कौन सम्राट था, चलिए अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1774 ईस्वी में फ्रांस में बुर्बो राजवंश के लुई 16वें गद्दी पे बैठते हैं। उस समय उनकी उम्र होती है 20 साल और उनका विवाह होता है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से। जिस समय लुई 16वां का राज्यारोहण होता है उस समय उन्हें राजकोष खाली मिलता है क्योंकि लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण फ्रांस का जो वित्तीय संसाधन था वो नष्ट हो चुका होता है। उसके बाद जो वर्साई का विशाल महल है और राज दरबार की शानो शौकत है उसको बनाए रखने में भी बहुत सारी फिजूल खर्चियाँ होती थी। फिर लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी और इस युद्ध में भी फ्रांस पर करीब 10 अरब लिबड़े से अधिक का कर्ज चढ़ गया था और पहले से भी फ्रांस पर 2 अरब लिबड़े का बोझ चढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कर्जदाता हैं जिन्होंने कर्ज दिया है वो सरकार से 10% ब्याज की मांग करने लगते हैं और जो फ्रांसीसी सरकार है उनके अपने भी कुछ नियमित खर्च थे, जैसे सेना का रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालय को चलाना। ये सब बिना पैसे का हो नहीं सकता था। अब फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए मजबूर हो जाती है, बाध्य हो जाती है। उस समय फ्रांस में जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट को पादरी वर्ग भी कहा जाता है, द्वितीय स्टेट को कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सब आते थे। फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। 60% जमीन पर कुलीन, चर्च, थर्ड स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम जो 2 स्टेट थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन लोगों को जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ था और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार ये था कि इन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होता था। ये राज को दिए जाने वाले करों से इनको छूट मिला हुआ था। इसके बाद जो कुलीन वर्ग है उन्हें कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी मिला हुआ था। वो किसानों से सामंती टैक्स वसूलते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा करते थे, उसके घर में, उनके खेतों में काम किया करते थे, सैन्य सेवाएं भी देते थे और ये सब करने के लिए किसान बाध्य होते थे। चर्च भी किसानों से टैक्स लेता था जिसे धार्मिक कर कहा जाता था, टाइद, जिसे टाइद के नाम से जानते हैं, और ये टाइद करीब कृषि उपज का 10वां हिस्सा देना पड़ता था। उसके अलावा टाइल जो प्रत्यक्ष कर था वो भी थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। उसके बाद कुछ अप्रत्यक्ष कर भी थे, जैसे नमक और तंबाकू, जो डेली यूज़ का जो सामान होता है उस पर भी इन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो मिला जुला करके जो राज्य का वित्तीय कामकाज का जो बोझ था वो सारा थर्ड स्टेट की जनता पे था। उन्हीं को सारे तरह के टैक्स चुकाने पड़ते थे। यहाँ कुछ नए शब्द दिए हैं, उसको जान लेंगे। जैसे लिब्रे, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था। टाइद चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला टैक्स था, ये कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर्ज था। तो ये कुछ नए शब्द हैं
जिसे आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, इन्हें आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी और जब क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय वहाँ की जनसंख्या बढ़ के 2.8 करोड़ हो गई। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही थी उस तरह से अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा था, और अनाज उत्पादन नहीं हो रहा था लेकिन अनाज का मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। वहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य पावरोटी था और अनाज उत्पादन कम होने के कारण पावरोटी की कीमत में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। बहुत सारे कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी उस तरह से मजदूरी को नहीं बढ़ाया जा रहा था, जिसके कारण अमीर और गरीब के बीच में लंबी खाई बनती जा रही थी। अगर उस समय स्थिति और ख़राब हो जाती थी, अगर फ्रांस में ओला पड़ गया या सूखा पड़ गया और उसके कारण जो भी पैदावार है वो नष्ट हो जाती थी, तो वैसी स्थिति में रोजी रोटी का संकट हो जाता था और इस तरह का संकट फ्रांस में अक्सर आया करता था। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय होता है जिसे मध्यवर्ग कहा जाता है, और इसमें थर्ड स्टेट के वो लोग आते हैं जो समृद्ध हैं, शिक्षित हैं और नए विचार के संपर्क में आ चुके होते हैं। ये सभी पढ़े लिखे लोग थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास कोई भी जन्म से विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत को नापने का आधार योग्यता होना चाहिए। उसके बाद स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसर के विचार को लेकर के आते हैं कुछ दार्शनिक, जॉन लॉक, रूसो, मोंतेस्क्यू, ये लोग आते हैं। यहाँ पे जॉन लॉक अपनी एक पुस्तक में टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते हैं। उसके बाद रूसो भी एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखते हैं। मोंतेस्क्यू ने अपने रचना में द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उन्होंने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस में और सैलून के गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तक और अखबार के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार होता था। पुस्तक और अखबार को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। ये सब कुछ चल रहा था, लोग अपने राजनीतिक मंथन कर रहे थे, लेकिन इसी समय क्या होता है, जो लुई 16वां थे उनके द्वारा राज के खर्चों को पूरा करने के लिए कर को बढ़ाने की बात फिर से सामने आ जाती है, और जो लोग थे वो विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध काफ़ी गुस्सा होते हैं, उनके खिलाफ काफ़ी भड़क जाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से अब कर बढ़े और ये कर चुकाने का काम उनके ऊपर आए। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। इसके लिए उन्हें स्टेट जनरल की मंजूरी लेनी होती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते थे, लेकिन जो सम्राट होता था वो ये निर्णय लेता था कि कब संस्था की बैठक बुलाई जाए। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए कर के प्रस्ताव पर मंजूरी लेने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब इसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधि पहुंचे थे और थर्ड स्टेट के 600 प्रतिनिधि भी इसमें आए थे। थर्ड स्टेट के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसमें समृद्ध और शिक्षित वर्ग थे। इसमें किसानों को, औरतों को, कारीगरों को शामिल नहीं किया गया था। अब स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, लेकिन जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग रखी कि अब की बार जो मतदान हो वो पूरी सभा के द्वारा कराई जानी चाहिए, क्योंकि थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि जनसंख्या में ज़्यादा थे। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को सम्राट अस्वीकार कर देते हैं और जिसके कारण थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले जाते हैं। अब ये लोग 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं और वहाँ ये अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। यहाँ पे थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि जिन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, वो यहाँ पे शपथ लेते हैं कि जब तक सम्राट की शक्ति को कम नहीं कर देंगे और जब तक नया संविधान तैयार नहीं कर देंगे तब तक असेंबली को भंग नहीं होने देंगे। और इसमें उनके 2 व्यक्ति मदद कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे, मिराबियो और आबेसिए। ये दोनों कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग से संबंध रखते थे, लेकिन विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करना चाहते थे। अब यहाँ पे जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रहा था, उसी समय पूरा फ्रांस में आंदोलन चल रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण वहाँ फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण पाव रोटी का दाम बढ़ गया और बेकरी मालिक जो है वो इस स्थिति का फ़ायदा उठाने लगा और जमाखोरी करने लगा।
बेकरी की दुकान पर महिलाएं घंटों खड़ी होती थीं और उसके बाद भी उन्हें अगर पाव रोटी नहीं मिलता था तो ये सारी गुस्साई औरतें दुकान पे इन लोगों ने धावा कर दिया। अब दूसरी तरफ वही घटना होता है जिसे हमने शुरू में पढ़ा था। अब दूसरी तरफ यहाँ पे सम्राट ने सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया और जिसके कारण आपने आगे पीछे पढ़ा था कि क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया था, उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके बाद देहाती इलाकों में भी पूरे गांव में, हर गांव में ये अफवाह फैल गई कि जो जागीरदार हैं उन लोगों ने गुंडों को या भाड़े पर लठैतों को, लुटेरों को गांव की तरफ भेज दिया है जो भी फसल है उसको बर्बाद करने के लिए। ये सुन करके जितने भी किसान थे वो कुदाल लेकर, बेलचा लेकर के ये सब ग्रामीण किला पर आक्रमण करने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको जलाकर राख कर दिया और ये सब देख करके कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत लोग तो पड़ोसी देश में जाकर के छुप गए, वहाँ पे जाके उन लोगों ने शरण ले लिया। जब लुई 16वां ने देखा कि उनकी प्रजा विद्रोही हो चुकी है, उनकी शक्ति बढ़ गई है, तो उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये मान लिया कि अब उनकी सत्ता संविधान के अनुरूप ही चलेगी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने कर, कर्तव्य और बंधन वाली जो भी सामंती व्यवस्था थी उसके उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी जो विशेष अधिकार मिला था उसे छोड़ने के लिए विवश किया गया। जो धार्मिक कर लिया जा रहा था टाइट, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। चर्च जितनी भी ज़मीन पर अपना स्वामित्व रखे हुए था वो सब उनसे ले लिया गया। तो इस प्रकार से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा तैयार कर लिया। अब इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो राजा है, जो सम्राट है, उनकी शक्ति को रोकना है, कम करना है। एक व्यक्ति के हाथ में पावर न दे करके उसे विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इसको बांट दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। संवैधानिक राजतंत्र की नींव मतलब राजा होगा लेकिन वो संविधान के अनुरूप ही काम करेगा। उसके बाद 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को ही दे दिया। अब सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार यहाँ नहीं था। यहाँ क्या था, जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष थे और जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे, कर चुकाते थे, उन्हें कहा जाता था सक्रिय नागरिक और इन्हें ही मत देने का अधिकार था। बाकी जो पुरुष और महिलाएं थीं उनको निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद फ्रांस में संविधान के साथ जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया लोगों को और राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। अब फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन होता है और गणतंत्र की स्थापना होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो लुई 16वां था उसने संविधान पे हस्ताक्षर तो कर दिया लेकिन उसके बाद भी वो प्रशा के राजा से गुप्त मीटिंग करता होता है। फ्रांस की घटना से जो और पड़ोसी देश थे, जो वहाँ के राजा थे, वो सब चिंतित हो गए थे और वो इस तरह की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सेना भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जब तक वो अपनी प्लान पे अमल करते तब तक अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब इस युद्ध में शामिल होने के लिए प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे और इस युद्ध को यूरोप के राजा और कुलीनों के बीच जनता के बड़ी लड़ाई के रूप में ले लिया गया। जिस समय ये स्वयंसेवी, ये सेना पेरिस की ओर कूच करती होती है, उस समय इनके होठों पर एक देशभक्ति गीत होता है जिसका नाम होता है मार्शले और इस गीत को लिखा था रॉजर द लायल ने। अब ये फ्रांस का राष्ट्रगान हो चुका है। इन युद्धों से जनता को तो भारी क्षति हुई ही, साथ ही आर्थिक कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी। जो पुरुष थे वो मोर्चे पर चले जाते थे और ऐसे में घर परिवार, रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पे आ जाती थी। अब यहाँ पे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जिसको लगता था कि क्रांति को और आगे चलाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीर लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। ये लोग अब राजनीतिक क्लब में जमा होने लगते हैं, सरकार की नीतियों पे, सरकार के काम पे बात करने लगते हैं, फिर अपनी जो उनकी कार्य योजना है उस पर बहस करने लगते हैं, क्लब बनाने लगते हैं और उसी में इन लोगों ने बनाया जैकोबिन क्लब। ये सबसे सफल क्लब था। इसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे पड़ा था। उसके साथ ही जो महिला थी वो भी काफ़ी सक्रिय थी और उन लोगों ने भी अपना क्लब बनाना शुरू कर दिया।
जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, जैसे छोटे छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, जूता बनाने वाले थे, घड़ी साज थे, छपाई करने वाले, नौकर, मजदूर, ये सब जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। और इनका नेता था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने खाद्य पदार्थों की महंगाई के कारण 1792 ईस्वी में क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो उसकी महंगाई के कारण काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और सारे पेरिस वासियों को लेकर के ये लोग क्या करते हैं, ये जो जैकोबियंस जो हैं राजा के महल पे 10 अगस्त की सुबह आक्रमण कर देते हैं और वहाँ पे राजा के रक्षक को मार डालते हैं, राजा को बंदी बना लेते हैं, सारे शाही परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। फिर वहाँ पे नया चुनाव कराया जाता है। 21 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्ति, सभी पुरुष को, जो संपत्ति जिनके पास है या जिनके पास नहीं है, सबको वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। फिर से जो नवनिर्वाचित असेंबली आती है उसका नाम रखा जाता है कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को ख़त्म कर दिया जाता है, जो राजा का शासन है उसे ख़त्म कर दिया जाता है और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। गणतंत्र का अर्थ ये होता है सरकार का वह रूप जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यहाँ पे कोई वंशानुगत राजशाही नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो जाता है। उसके बाद लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी जाती है और 21 जनवरी 1792 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। उसके साथ ही उनकी पत्नी मेरी एंटोनेट का भी वही हाल होता है। अब यहाँ पे बात आती है आतंक राज की। ये आतंक राज क्या था? 1793 से 1794 तक का जो टाइम था, जो पीरियड था, उसे कहा जाता था आतंक का युग। उस समय रॉबेस्पियर जो थे वो नेता थे यहाँ के और जितने भी जैकोबियंस थे उन्होंने इन्हीं को चुना था। अब रॉबेस्पियर क्या करता है, वो इतना कठोर नीति अपनाता है, बहुत ही उसकी नीति जो है वो दंड की नीति रहती है। उनके हिसाब से जो भी गणतंत्र के शत्रु थे, जैसे कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग या अन्य भी कोई भी राजनीतिक दल के लोग जो उनके काम करने के तरीका से खुश नहीं रहते थे, तो वैसे लोगों को ये क्या करता था, ये गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया देता था और क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था और यदि वो दोषी पाए जाते थे तो उन्हें गिलोटीन पे चढ़ा करके उनके सिर को कलम कर दिया जाता था। अब गिलोटीन क्या था? गिलोटीन 2 खंभे के बीच लटकते आड़े वाली मशीन थी जिस पर अपराधी का शर रख दिया जाता था और उसे धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर ही पड़ा था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि रॉबेस्पियर ने अपने समय में क्या बदलाव किया था। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बना करके मजदूरों की मजदूरी तय कर दी, सामानों का जो दाम होता है, जो कीमत होती है, उसको फिक्स कर दिया, गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी। एक तरह से समझिए कि उसका भी प्राइस जो है, उसका भी जो दाम है वो फिक्स कर दिया गया। किसानों को सरकार के द्वारा जो दाम फिक्स किया गया, जो तय कीमत किया गया, उसी पर अपने अनाज को बेचने के लिए बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। उसके बाद महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सारे नागरिकों को जो साबुत गेहूं से बनी रोटी होती थी, जिसे समता रोटी कहा जाता था, ये खाना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद चर्च को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। मतलब रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी कठोरता से लागू किया कि उसके सारे समर्थक जो उसको मानते थे, सारे समर्थक परेशान हो गए, त्राही त्राही करने लगे और अंततः जुलाई 1794 में कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन उसे भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अब हम बात करेंगे डायरेक्टरी शासित फ्रांस की। अब डायरेक्टरी क्या है? जब जैकोबिन सरकार का पतन हो जाता है, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटीन पे चढ़ा दिया जाता है, तो जैकोबिन सरकार किसकी सरकार थी? जो संपत्ति विहीन थे, जो कम समृद्ध वाले लोग थे, उनकी सरकार थी। जैसे ही वो सरकार ख़त्म होता है तो फिर से फ्रांस की जो सत्ता थी वो आ जाती है मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास, मतलब जो पैसे वाले अमीर लोग थे उनके पास। फिर से नया संविधान बनता है और उस संविधान के द्वारा संपत्तिहीन तबके को वोट से वंचित कर दिया जाता है, मतलब उन्हें मत देने का जो अधिकार मिला था वो वापस उनसे फिर छीन लिया जाता है। इस संविधान के द्वारा 2 विधान परिषद का प्रावधान होता है, यहाँ पे 2 विधान परिषद होता है और इन परिषदों ने यहाँ पे क्या किया,
5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई, मतलब एक कार्यपालिका बनाई जिसमें उन्होंने 5 सदस्यों को रखा और उसे कहा गया डायरेक्टरी। ठीक है, इस प्रावधान के जरिए ऐसा क्यों किया गया 5 सदस्य वाली कार्यपालिका? ये इसलिए किया गया क्योंकि लोगों ने देख लिया था कि एक व्यक्ति के हाथ में पावर देने से क्या हालात पैदा हो गए थे, तो इसलिए इन लोगों ने 5 सदस्य वाली डायरेक्टरी बनाई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो डायरेक्टरी में जो सदस्य थे उनके बीच में और विधान परिषद के बीच में बार बार झगड़ा होता रहा, बार बार टकराव होता रहा, और इस टकराव के कारण विधान परिषद क्या करता था, वो बार बार डायरेक्टरी को बर्खास्त करने की चेष्टा करता था। तो ऐसे में डायरेक्टरी की जो स्थिति थी वो काफ़ी अस्थिर स्थिति थी, और इसी अस्थिरता का लाभ उठाया सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने, और यहाँ पे उसका उदय होता है, वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे होता है? तो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सरकार के स्वरूप में बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा ये आदर्श बना रहा, और इन्हीं आदर्शों ने फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में राजनीतिक आंदोलन को काफ़ी प्रभावित किया। अब थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, फ्रांस में क्रांति के समय क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई या वो भी क्रांति में शामिल थी? महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उनको लगता था कि अगर वो इसमें शामिल होंगी तो उन्हें क्रांतिकारी सरकार के द्वारा उनके भी जीवन सुधारने का कोई कदम उठाया जाएगा। थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी वो घर का भी काम करती थी, बाहर का भी काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ने लिखने का या व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोई मौका नहीं था। सिर्फ कुलीन परिवार की लड़कियां या थर्ड स्टेट के जो अमीर घराने की लड़कियां होती थी वो ही पढ़ पाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। अब यहाँ पे महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए इन लोगों ने अपना राजनीतिक क्लब बनाना शुरू किया, अपने अखबार निकालने शुरू किए। इन लोगों ने लगभग विभिन्न नगरों में 60 क्लब बना लिए थे। इनका सबसे मशहूर क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। महिलाओं की एक प्रमुख मांग ये थी कि उन्हें भी पुरुषों की तरह राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाए, क्योंकि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद महिलाओं ने मताधिकार के लिए, असेंबली में के लिए चुने जाने में और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो प्रारंभिक वर्षों में क्या हुआ, क्रांतिकारी सरकारों ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत सारे कानून लागू किए, जैसे सरकारी विद्यालय की स्थापना की, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया, पिता उनकी मर्जी के बिना उनकी शादी नहीं कर सकते थे, तलाक को कानूनी रूप दिया गया। फिर उन्हें महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि वो कलाकार बन सकें या फिर छोटे मोटे व्यवसाय कर सकें। फिर भी महिलाओं का राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, उसके शासनकाल में महिला के क्लबों को बंद किया गया, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया, कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। ये सब के बावजूद भी महिलाएं लगातार आंदोलन करती रहीं मताधिकार के लिए, और अंततः 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है दास प्रथा का उन्मूलन, उसको जानेंगे। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार के सुधारों में एक बहुत ही क्रांतिकारी सुधार था। दास प्रथा यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय रूप से चल रहा था। मतलब यूरोप से जो फ्रांसीसी व्यापारी थे वो अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका में वहाँ के सौदागर से, वहाँ के सरदार से वो दास को खरीदते थे, और उन दासों को दाग करके, उनके हथकड़ियाँ डाल करके उन्हें कैरेबियाई देशों में ले जाया जाता था, और जहाँ पे उनसे तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी के बागानों में काम करवाया जाता था। दास श्रम के बल पर ही यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा किया जा रहा था। बोर्दे और नान्ते ऐसे बंदरगाह थे जहाँ पे दास व्यापार काफ़ी फल फूल रहा था। 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति के लिए एक कानून बनाया था, लेकिन ये कानून एक छोटी सी अवधि तक ही चालू रहा। उसके बाद 10 वर्ष के बाद नेपोलियन आते हैं और नेपोलियन फिर से दास प्रथा को शुरू कर देता है। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से जो दास प्रथा का उन्मूलन होता है वो 1848 ईस्वी में हो जाता है।
1789 ईस्वी के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना करके स्वतंत्रता, समानता, इन आदर्शों को लोगों की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। उसके बाद 1789 के गर्मी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कानून आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। फिर अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। फ्रांस के शहरों में अब अखबारों के द्वारा, पर्चों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आने लगी और जो तेज़ी से गांव देहात तक भी पहुंचने लगी। उसके बाद फ्रांस में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उस पर टिप्पणी भी करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। प्रिंट माध्यम के द्वारा एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। उसके बाद जो नाटक हो रहा था, संगीत, उत्सवी जुलूस, ये सब में लाखों की भीड़ आने लगी, क्योंकि जो राजनीतिक और दार्शनिक स्वतंत्रता और न्याय के बारे में लिखते थे उसको बहुत कम ही लोग समझ पाते थे, क्योंकि वो जो शिक्षित है वही समझ पाएंगे। और इस नाटक, संगीत और सभी जुलूस के द्वारा सारे लोग इसे समझ पाते थे। लोग यहाँ पे जुटने लगे थे। उसके बाद थोड़ी सी जानकारी लेंगे नेपोलियन की। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट आता है और वो खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की, पुराने राजवंश को हटा देता है और नए नए साम्राज्य बनाता है और उसमें अपने खानदान के लोगों के हाथ में उस साम्राज्य की बागडोर को सौंप देता है। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता है, निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाया। उसके बाद दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। फिर शुरू में ये सब काम करने के कारण नेपोलियन को लोग मुक्तिदाता मानने लगते थे, और लेकिन उनको लगता था कि नेपोलियन जो है वो जनता को स्वतंत्रता दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन जल्दी ही उनकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। फिर अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू की एक लड़ाई में उसकी हार हो जाती है। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद तक भी सामने आया, दिखाई दिया। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल करके पूरे यूरोप में फैले और इसके कारण वहाँ भी सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया, बल्कि विश्व के इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को इसने प्रभावित किया। तो यहाँ पे हमारा फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति होगा, उसको लेके हम जल्दी आएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।